हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के देखिए जो मॉडल पेपर जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसके जो सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार हर जो वीडियो आएगा हमारा आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और एक जो मैं बता दूं, आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स, साइंस, आपको देखिए सभी स्ट्रीम का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और एग्जाम से पहले आपको देखिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको मेरे चैनल पे करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए पहला सवाल बेसिक जानकारी आप लोग समझ सकते हैं। 40 सवाल है, 40 मार्क्स मिलने वाला, तो एक मार्क्स से होने वाला। आपको 4 ऑप्शन दिए गए क्योंकि एमसीक्यू 4 ही ऑप्शन का ही होता ही है। देखिए पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर जैक बोर्ड के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी हमारे पास यहाँ CHARA होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है एक क्वेश्चनर के कौन सा नहीं है, मतलब जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली इंग्लिश में क्या कहता है, क्वेश्चनर कहा जाता है। इसकी एक विशेषता नहीं हो सकती, कौन सी विशेषता नहीं है बताना है। तो पहला है कि प्रश्नावली लंबा हो सकता है, एकदम बात है, सही बात है, प्रश्नावली लंबा हो सकता है। क्या आपको पूछा हुआ, आप बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रश्नावली में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, यानी आपको देयर शुड बी क्लू फॉर आंसर इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में अगर क्लू ही नहीं मिलेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करिएगा। यही तो बात यहाँ पर खोजना है कि कौन सा गलत है, यानी ये तो पकड़ा गया कि ये पॉइंट पूरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला। अगला हम लोग देख लेते हैं पॉइंट क्या है कि प्रश्न को क्रम सामान्य से विश्लेषण, जो क्वेश्चन हो एक लॉजिकल ऑर्डर या फिर कह सकते हैं ऐसे रूप में अरेंज होने चाहिए जो कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर प्रश्न इस पर, हाँ एकदम बात है कि जो क्वेश्चन क्लियर होगा तभी ना आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो इनमें से देखिए कौन सा नहीं हो सकता, यही पकड़ा गया था पहले कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो बी होगा ऑप्शन वो राइट नहीं हो सकता। अगर प्रश्न में उत्तर का संकेत ही नहीं मिलेगा तो हम लोग हल कैसे करेंगे, यानी ये प्रश्नावली का गुण नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि सांख्यिकी का जनक। देखिए सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सवाल VVI पूछा जाएगा, यहाँ पर सांख्यिकी पूछा, याद रखिएगा। ठीक है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो गॉटफ्रीड एकेनवेल को कहा जाता है। ठीक है, भारत में या फिर कह सकते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये बात याद रखना, अर्थशास्त्र में आपको पूछा जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ का है। लेकिन अभी हम पूछा देखिए स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आपको गॉटफ्रीड एकेनवेल को कहा जाता है सांख्यिकी का जनक। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संबंध में मनुष्यों का अध्ययन है। ये जो कथन है, देखिए ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए, एडम स्मिथ, गॉटफ्रीड एकेनवेल, फिर से वही देखिए 4 ऑप्शन रिपीट है। ये जो कथन है, देखिए कथन वाला सवाल बहुत आता है इकोनॉमिक्स के एग्जाम में और क्लास 11 के एग्जाम में तो स्पेशल आता है ये सवाल। तो ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया, याद रखिए ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया कथन है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास मुक्तोत्तर प्रश्न, यानी कह सकते हैं जो जवाब आपको देने हैं मुख्य संबंध में, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। सही व्याख्या करना कठिन होता है, क्या आप सोच सकते हैं क्या कोई चीज़ का व्याख्या करना कठिन हो सकता है, और यहाँ पर आपको ट्रू बताना है कि कौन सा सही बात है। उत्तर का विकल्प आपके पास मौजूद होता है कि ऑप्शन जो आंसर रहेगा उसका ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा, या फिर उत्तर में देखिए यानी समानता पाया जाएगा, इक्वलिटी पाया जाएगा आंसर में, या फिर स्कोर करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो मुक्तोत्तर प्रश्न में अगर कह सकते हैं कौन सा यहाँ पर हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन में कौन सा जवाब देना कह सकते हैं रियलिटी या फिर सत्य है हमारे पास, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ सही व्याख्या करना क्या हो सकता है, बहुत कठिन होता है मुक्तोत्तर उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या करना कठिन होता है। अगला सवाल है हमारे पास रेंज। देखिए आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा, परास 8 में तो पढ़ के आएंगे स्पेशल परास। रेंज क्या होता है, तो रेंज मतलब ही होता है दो चीज़ का डिफरेंस, मैक्सिमम और मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेंज, यानी परास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, लिंग के आधार पर भारत की जो जनसंख्या को महिला एवं पुरुष 2 भागों में विभाजित किया, यह किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए यह भारत में किस प्रकार का उदाहरण कहलाता है, काली यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्वांटिटिव ऑर्डर होता है, स्पेक्टियल हो गया यानी स्थानिक ऑर्डर, या फिर कैसे क्वालिटिव। तो देखिए गुण के आधार पर बांटा गया है कि कौन महिला है कौन पुरुष, इस आधार पर बांटा गया हमारे पॉपुलेशन को। तो ये गुणात्मक प्रतिगुणात्मक का ऑप्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास, किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा जाता है। देखिए यहाँ रो मतलब बता दिया गया कि पंक्ति वाइज अनुसार है, पंक्ति वाइज मतलब ये कहलाता है, याद रखिएगा पूछा जाएगा एग्जाम में कब क्या, तो ये फिलहाल कहलाता है अपशीर्ष। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा टॉप पे क्या रहता है यानी हेडिंग पे क्या रहेगा, तो हो जाएगा हमारा शीर्षक, और स्तंभ मतलब होता है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज सजाइएगा तो कंटेंट्स ऑफ कॉलम, अगर हम लोग पंक्ति वाइज सजाएंगे तो अपशीर्ष यानी स्टब कहलाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास, आयत चित्र, यानी हम लोग जो हिस्टोग्राम बनाते हैं
क्लास बचपन में अपना बनाया हिस्टोग्राम, वो किस टाइप का वेरिएबल के होता है ये हम बताना है। एक कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट यानी सतत और विविक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हम हिस्टोग्राम बनाते थे वो किस टाइप का डाटा के लिए बनाते थे, कंटिन्यूअस डाटा रहता था 20 से 25, 25 से 30 इस प्रकार डाटा के लिए बनाते थे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास सभी प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के मूल्य को हम लोग जोड़ते हैं। आप खुद बताइए, आप लोग क्वेश्चन सुनिएगा, देखिए क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम सभी वैल्यूज को जोड़ दीजिए बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 1, 2, 4, 5, इसका आपको क्या निकालने पर, अरिथमेटिक मीन बोलिए या फिर मीन बोल दीजिए, यानी समांतर माध्य या माध्य। आप लोग फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पर कितने नंबर हमारे 5, इन सबको देखिए हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ के 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो यही होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला, ये बस मीन का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है हमारे पास कि इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप, देखिए इनमें से कौन सा प्रकार का जो हम लोग औसत निकालते हैं उसमें देखिए डाटो यानी आंकड़ा को देखिए बढ़ते क्रम में, हम लोग जानते हैं मीन मीडियन मोड में डाटा किसमें रूप में हमें अरेंज करना कंपलसरी रहता है। तो हर चीज में देखिए मीन में भी होता है, मीन मोड का तो मतलब नहीं होता है, मीन में भी देखिए कंपलसरी रहता है, लेकिन मीन में आप जोड़िए आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माध्यिका निकालने, क्योंकि माध्यिका यानी मीडियन निकालने 2 केस बनता है, एक एन का वैल्यू यानी हमारे पास जो नंबर रहेंगे वो इवन नंबर अगर आया तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ऑड के लिए देखिए अलग फॉर्मूला आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये मीन माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10th का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट, इनमें से देखिए कौन सा औसत हमारे पास जो आंकड़ा को 4 भागों में बांट के किया जाता है। तो ये कहलाता देखिए हमारे पास चतुर्थक कहलाता है, यानी क्वार्टाइल कहलाता है, क्योंकि 4 भागों में बांट रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें क्या बताना है, इसका सापेक्ष माप बताना है, रिलेटिव मेजर क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या कहलाता है बताना है। तो याद रखिएगा ये रेंज भी कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यानी परास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक, और कोफिशिएंट डेविएशन यानी विचलन गुणांक, या फिर सभी। तो ये सारे ऑप्शन देखिए क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी के पार्ट कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में देखिए हम लोग प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के कह सकते हैं निरपेक्ष को मान को लिया जाता है। किसमें हम लोग देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कोई प्रेक्षण उसके औसत से क्या करते हैं विचलन का निरपेक्ष हम लोग लेते हैं। तो ये कौन सा कहलाता है, परास कहलाता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या कहलाता है याद रखिएगा, ये कहलाता है मीन डेविएशन। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो याद होगा कि मीन डेविएशन के ये बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अरिथमेटिक मीन दिया हुआ आपको डाटा का, आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और सारा का सारा क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। ये परसेंटेज में अवेलेबल है, परसेंटेज में हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा वैल्यू रहता है वो हमेशा नीचे रहेगा, जो छोटा वैल्यू ऊपर रख दीजिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा। 50 का टेल 100 2 बार में 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या लिख दीजिएगा आप लोग 14 का डी। क्यों हुआ, फॉर्मूला बाई चांस भूल जाइएगा तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह बनाना है। अगला हमारे पास देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध गुणांक के दो चरों के बीच किस प्रकार का यहाँ सहसंबंध का संख्यात्मक प्रतिबंध किस प्रकार हुआ, वो कह सकते हैं वैल्यू टाइप कह सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से जुड़ा होता है। तो आरेखीय मतलब नन कोलिनियर से होता है, लीनियर से होता है, दोनों ही होता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ किस प्रकार का संबंध दिखाता है, तो रेखीय संबंध ये दर्शाता है, लीनियर कोरिलेशन दर्शाता है। अगला सवाल है हमारे पास, यदि दो चरों के बीच देखिए जो सहसंबंध है मतलब दोनों के बीच जो कोरिलेशन है वो अगर धनात्मक है तो इन दोनों को अगर हम लोग सीधा बात है दो कर हम लोग क्या किए प्लस किए, उन दोनों में पॉजिटिव है मतलब दोनों क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास क्या होगा आंसर, वो हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोलोरेशन। देखिए रैंक कोलोरेशन के संबंध में देखिए किसका श्रेय दिया जाता है, ये नाम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये स्पीयरमैन को यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है, किसका, कोटि सहसंबंध के विकास यानी कोरिलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन किसके में आता है, तो स्पीयरमैन को दिया जाता है। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर, मतलब इनमें से कौन सा सूचकांक है वो खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को क्या मापता है, यानी जो हमारे पास रिटेल प्राइसेस है उनमें बढ़ते हुए चेंजेस को ये क्या करता है, मापता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, सेंसेक्स, संवेदी सूचकांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या करता है कि जो रिटेल प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उसको मापने वाला क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा
कि विच इज यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लेस्पेरियस इंडेक्स नंबर। देखिए एक इंडेक्स नंबर आता है जिसे हम लोग कहते हैं लेस्पेरियस इंडेक्स नंबर। उसमें देखिए कौन सा वेट हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं लेस्पेरियस किस भार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमें दिया प्राइस ऑफ करंट ईयर, वर्तमान का जो करंट ईयर का प्राइस चल रहा है, क्वांटिटी को मापना है, प्राइस माना बेस ईयर को, या फिर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। चार आपको यहाँ पर देखिए उदाहरण दे दिए, ऑप्शन दे दिए, इसमें कौन सा सही होगा? तो होगा क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। जो बेस ईयर को मान रहे उसका हम लोग आधार या फिर उसमें जो मात्रा अवेलेबल है उससे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं लेस्पेरियस इंडेक्स नंबर को। तो 19 का क्या करिएगा आप लोग, डी नंबर टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द इंडेक्स दैट एम्फसाइज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स कॉल्ड। देखिए मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाला जो सूचकांक होता है वो क्या कहलाता है। यहां पर चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सरल समूहित सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारित सूचकांक, या इनमें से सभी। तो कौन सा इसमें से देखिए मेजरमेंट करता है हमें ये बताना है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन देखिए हमारे पास सही है, इसलिए ऑल ऑफ द दिस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र। आप बताइए, आपने क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे जस्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीन प्रकार के आपने पढ़े होंगे। प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक, तृतीय, क्षेत्रक। इनमें से देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आएगा, तो कृषि सबसे पहले आता है, आपको भी मालूम होगा ये बात, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन फॉर्म। देखिए प्लान जो योजना आयोग है उनका गठन देखिए किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया है। तो उनका गठन जो हुआ था वो होता 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट 5 ईयर, देखिए भारत में क्या चलता था, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2017 लास्ट था, उसके बाद ये बंद हो गया। 2012 से 2017 तक लास्ट कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद ये बंद हो चुका है पूरा पूरी, इसे बंद कर दिया। लेकिन कौन सा कंप्लीट हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखिएगा 12वीं नंबर का था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपसे बच्चों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो कब शुरू हुई थी, कौन सा ईयर था बताइए आप लोग। अगला सवाल है हमारे पास, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष शुरुआत हुई थी, इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड इन ईयर। कौन सा वो वर्ष था, तो याद रखिएगा 1991 का वो वर्ष था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बी निवेश मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का देखिए उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय को एकत्रित करना, या इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर सही बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं निवेश का उदाहरण क्या होता है कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, फाइनेंशियल जो डिसीजन उसको बढ़ाना, कैसे मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट द्वारा जो आय करता है उसमें बढ़ावा देता है। यानी तीनों ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WTO आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ था पूछा जाए एग्जाम में, तो याद है कि 1995, आप लोग को ये थोड़ा बड़ा याद होगा। WHO वाला भी याद रख लीजिए जरा सा। फिर व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लिवलीहुड फॉर रूरल रेवोल्यूशन, यानी सीधा बात है ग्रामीण जनता की देखिए जो आजीविका है वो किस पर डिपेंड करते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान समाज है, तो एग्रीकल्चर ही होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। देखिए इनमें से चार आपको ऑप्शन दी, अपने हिसाब से नहीं बताना है, चार ऑप्शन दी उनमें से बताना है सबसे ज्यादा कपास कहाँ उत्पादन होता है। और कपास का मालूम हो गया ब्लैक सॉइल में उसका ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कौन से कैसे कंट्री में चारों में से, तो हमारा देश भारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कब पास हुआ था, 2005। आपने नरेगा पढ़ा हो, मनरेगा पढ़ा हो, क्लास 10 में तो पढ़ के आएंगे अभी हाल ही में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2000 क्या हो जाएगा 5, तो मनरेगा 2005 हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी का देखिए इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो इंजीनियर एक मानव पूंजी हो सकता है, डॉक्टर एक मानव पूंजी, टीचर भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए क्या एक कंप्यूटर मानव पूंजी है, तो भैया ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, मानव डेवलपमेंट, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास देखिए क्या एक साधन है एक साध्य है, दोनों ही है, साधन एवं साध्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो मानव क्या है देखिए साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, एक साध्य भी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। फिर अगला हमारे पास, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भारत में रूपांतरित होने के लिए देखिए कौन सा कार्य उत्तरदायी है। परिवहन का विकास हुआ इसके कारण हुआ है, शहरीकरण इसके कारण भी विकास हुआ, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, या इनमें से सभी। तो देखिए भारत में जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बढ़ने के पीछे क्या ट्रांसफॉर्मेशन कारण क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास आधारिक संरचना के अंतर्गत कौन सा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या कवर करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन रोड, या फिर ऑल अबव ऑल। तो आप खुद सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कोई आधारिक संरचना,
इसमें सब के सभी पार्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, इरिगेशन भी आएगा, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन वो भी सब आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर देखिए इन विच ईयर डिड रीजनल रूरल बैंक, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे बैंक है उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1975। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल लेवल फोर्स इज डैश देन ऑफ, देखिए जो हमारे पास ग्रामीण श्रम बल का जो अनुपात होता है वो शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है, ये हमें बताना है। तो ग्रामीण के जो श्रम बल रहेंगे वो हमेशा ज्यादा रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास ईंट निर्माण कार्य में देखिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसे हम लोग कहते हैं कि उसे हर दिन पेमेंट दिया जाता है, और हर दिन पेमेंट दिया जाता है जो भी काम करता है उसे हम लोग दिहाड़ी मजदूर के नाम से जानते हैं, यानी वेज लेबर्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के हैं परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स तो ऊर्जा का उदाहरण बताइए क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए जरा सा क्या होगा हमारे पास, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, सोलर एनर्जी, या फिर हमारे पास क्या कोल, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा, ये सवाल क्लास 10 पे आप लोग पढ़िएगा, तो आप लोग मैंने यहाँ पर सवाल छोड़ दिया, आप लोग बताइएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का उदाहरण कौन सा हमारे पास है। फिर इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचकांक है, ये हमें बताना है, स्वास्थ्य के निर्धारण का बताना, याद रखिए सुनते चलिएगा। तो जो हमारे पास शिशु मृत्यु दर या नामांकन दर, साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं, ये दो तो ऑप्शन होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो लास्ट वाला ही ऑप्शन बच जाता है हमारे पास। शिशु मृत्यु दर क्या करता है, ये इंडिकेटर होता है कि इसका हेल्थ का डिटरमिनेशन बताता है। फिर हमारे पास अगला सवाल है व्हाई ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड एज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मिंग, देखिए जो हमारे पास जैविक खाद है उनको खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्यों, क्योंकि जो जैविक खाद रहते हैं उनमें कोई भी प्रकार के रसायन की मात्रा नहीं होती और ये हमारे प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर सार्क, आपने नाम सुना होगा, सार्क सम्मेलन, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आप लोग सुना ही होगा। सार्क अफेयर जो सार्क होता है हमारे पास, सार्क एक संगठन है बेसिकली, ये जो गठन हुआ था ये क्यों गठन, कौन से वर्ष गठन हुआ था ये हमें बताना है। तो इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, यानी 8 दिसंबर 1985 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। और एक सवाल देखिए मैंने आपसे बच्चों के लिए छोड़ दिया, वो आप लोग बताइए कि नॉन कन्वेंशियल सोर्सेज यानी गैर परंपरागत बोला हुआ है हमें, देखिएगा थर्मल पावर होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा, कोयला होगा या सौर ऊर्जा होगा, सोच लीजिएगा, सूरज देवता आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कंप्लीट 40 के 40 सवाल मैंने आपको सॉल्व कर दिए। इसी तरह देखिए आप सभी बच्चे जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी, साइंस के सारे मॉडल सेट पे का सॉल्यूशन भी और एग्जाम ओरिएंटेड देखिए जो प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में पूछेंगे वो सारे के सारे आपको कंटेंट्स चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताइएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों को लीजिएगा और खुद भी करिएगा। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।